हम ये वाला चैप्टर में सेकंड वाला चैप्टर क्लास 8 साइंस हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नेम इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ओके, इनविजिबल दैट मीन्स दैट इज नॉट विजिबल। इनविजिबल जो दिखता नहीं है। ओके, कैसे नहीं दिखता, किसको नहीं दिखता? खाली आँख को नहीं दिखता है, ठीक है। बट लिविंग है, हमारा आँख से बहुत ही बियॉन्ड है, मतलब हमारा आँखों का कैपेसिटी से बियॉन्ड है। तो मतलब सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सेल भी हमें दिखता नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें दिखता नहीं है, और दोनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है, पैराग्राफ शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है कि ह्यूमन्स कैन सी। ओके, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है दुनिया में, बट हमें दिखाई नहीं देता। फिर मैम हमें कैसे, मतलब क्या ऑब्जेक्ट, ऐसे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कितना होगा कि हम देख पाएंगे, कितना साइज से छोटा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। बेटा ह्यूमन का एक हेल्दी ह्यूमन आई देख सकता है हमारा 0.1 मिलीमीटर डायमीटर का ऑब्जेक्ट। उससे कम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा साइज ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। क्या बोली मैंने अभी? 0.1 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है। ओके, क्या इससे कुछ समझ आया? व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर मीन्स दिस इज सर्कल। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। सर्कल का सेंटर पॉइंट होते हुए जो लाइन जाता है उसे हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायमीटर। हियर आई कैन से यू कि ये जो होगा लगभग हमारा 5 या फिर 6 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। 5 या फिर 6 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। बट अगर इतू सा होता हाफ सेंटीमीटर लगभग, और इतू सा होता 1 मिलीमीटर, और बोला कि 1 मिलीमीटर से देखो, ये सपोज में इतू सा होता तो ये 1 मिलीमीटर होता कि नहीं, बताओ? ये 1 मिलीमीटर। तो बेटा ये 1 मिलीमीटर भी इससे फिर 10 टाइम्स कम में कराऊंगी, इससे 10 टाइम्स छोटा, इससे 10 टाइम्स छोटा करूंगी तो जो साइज होगा बेटा उसे मैं बोलूंगी 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm डायमीटर। क्या बोलूंगी मैं? 0.1 mm डायमीटर। तो उतना छोटा ऑब्जेक्ट को हमारा, ये लास्ट कैपेसिटी हमारा उतना है, उससे छोटा होगा तो हमारा ह्यूमन आई उसे देख नहीं पाएगा। तो लिस्ट साइज दैट आर हेल्दी ह्यूमन आई कैन सी इज 0.1 मिलीमीटर डायमीटर का ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। समझ आए कि याद हो गया फैक्ट? ओके, अब चलते हैं आगे। बोले कि बियॉन्ड दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट विथ अनएडेड आई। खाली आँख से, बिना कोई मदद से हम नहीं देख पाएंगे। इससे अगर नीचे जाएंगे तो, इससे अगर छोटा होगा तो हम देख नहीं सकते। द ग्रेजुअल इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप enabled us to see very microscopic size objects. Okay, that means what happened? Because इससे पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप था नहीं, we didn't have microscope, but gradually माइक्रोस्कोप हमने इन्वेंट किया, डेवलप किया। After that we became able to see such small things even less than the size of 0.1 मिलीमीटर डायमीटर। ओके, ठीक है। अब जो बोला गया कि जो माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, मैम ऐसे माइक्रोस्कोप पहले कौन डेवलप किया था? माइक्रोस्कोप कहाँ से आया? ओके, जब माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था, क्या उससे पहले भी था हमारा? क्या उससे पहले भी कोई हमें बताया था? उससे पहले भी लोगों को पता था कि ऐसे कोई छोटे छोटे चीज़ें हैं? यस, छोटे छोटे चीज़ें हैं। यस, कहाँ पता था मैम? देखो, हमारा जो एंशिएंट ऋषि, एंशिएंट सेजेस हुआ करते थे, तो फर्स्ट उन्होंने कह के रखा था, मतलब वेदर्स में लिखा गया है इवन, और कुछ पुराने किताबों में लिखा गया है, जो बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स थे जो हमें दिखाई नहीं देता है। उन्हें था ना, एक तो कुछ था ना, दृश्य था। तुम्हारा किस बुक में था एग्जैक्टली? में साइंस बुक में, हाँ, ठीक है। तो दृश्य नाम के, मतलब वो पहले से कैटेगरी किए थे, भले ही उनको पता नहीं था, भले ही वो एक्चुअली देखे नहीं थे, दे डिडंट हैव विजुअलाइज दैट, बट स्टिल दे हैड आइडिया दैट यस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनिमल्स, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज हु आर बियॉन्ड आवर आइज कैपेसिटी, ठीक है, जिनका साइज हमारा आंखों का कैपेसिटी से बहुत ही आर पार है, मतलब देख नहीं सकते जिनको, ठीक है, ठीक है। उनको उन्होंने बोल के रखा था, जस्ट थ्योरी था, दैट वाज जस्ट थ्योरी। इट हैज़ नेवर सीन बाय एनीवन, ठीक है, इट हैज़ नेवर बीन सीन बाय एनीवन, कभी भी देखा ही नहीं गया था, जस्ट बोला गया था, इट वाज थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी को और स्टडी किया गया, फिर फाइनली हमारा एक डॉच स्पेक्टेकल मेकर, स्पेक्टेकल मतलब चश्मा बनाने वाला, ठीक है। तो एक डॉच मतलब कहाँ पर है? हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड कंट्री जानते हो, हॉलैंड नाम के एक कंट्री है, और उसके लोगों को हम बोलते हैं डच, ठीक है। तो उस कंट्री का एक चश्मा बनाने वाला आदमी चश्मा बनाता है। कैसे बनाते हैं? लेंस को यूज़ करके बनाते हैं। तो लेंस को यूज़ करते उन्होंने शायद किसी तरीके से, मतलब बाय मिस्टेक लेंस को किसी तरीके से रखा था, और
उस पोजीशन के वजह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को दिखने भी लगा, मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखा था, जो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था वो लार्जर हो गया था। बोले कि यार ये कैसे हो गया, ये लेंस से जब मैं देखता हूँ चीज़ें तो कैसे बड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने फर्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, ठीक है। तो उस लेंस को डाले, जब लेंस को डाला गया तो फिर सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला गया वो थोड़ा सा लार्जर हो गया। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, दो भाई थे चश्मा बनाने वाले, दो भाई थे डच के, ठीक है। उनका नाम था हांस एंड ज़ाचारियस जानसेन। कैसे अजीब नाम है, मुंह में नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप, फर्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया। कब किया, डिस्कवर तो नहीं बोलूँगी, इन्वेंट किया। कब किया, 1590। तो 1590 को फर्स्ट माइक्रोस्कोप हमारा इन्वेंट हुआ। फिर वो तो बहुत ही नॉर्मल सा था, बेसिक सा माइक्रोस्कोप था। फिर उससे और फर्दर डेवलप किया गया। कौन किए, रॉबर्ट हुक। कौन बनाए, रॉबर्ट हुक। 1665 में एक बहुत और नहीं इससे पहले भी 1609 को गैलीलियो गैलीली इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा और डेवलप किए और उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया गया 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, क्लियर, समझ आया। तो दैट्स वाई माइक्रोस्कोप हमारा इस तरह बढ़ते मतलब डेवलप होता गया और हमने क्लियरली छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए मतलब देख पाए, ठीक है। इस तरीके से माइक्रोस्कोप आया। बेटा 1600 होते होते हमारा माइक्रोस्कोप धीरे धीरे एडवांस करता गया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस करता गया वैसे वैसे हमारा स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बढ़ता गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और सेल के बारे में जो हमारे आंखों को दिखता नहीं है, और हर ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारे आंखों को दिखता नहीं है, उन हर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी बढ़ता गया। समझ आए तो, क्लियर हुआ ना, कोई डाउट बताओ, ठीक है। अब आगे चले तो इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप जब इन्वेंशन हुआ इसके बाद लोग सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रोस्कोपिक साइज ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप में दिखा जा सकता उन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट्स। ओके, हम सब ने देखा है, अलग अलग प्लांट्स हम देखे हैं, राइट। रोज प्लांट, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो ट्री, ओक ट्री, कोकोनट ट्री, बनाना प्लांट्स, फॉर्न एंड मेनी अदर प्लांट्स वी आर एबल टू सी, वी नो देयर एग्जिस्टेंस इज विजिबल टू अस, है कि नहीं, उनका एग्जिस्टेंस हम देख पाते हैं। ओके, यहाँ पर एक दिया है फॉर्न। ओके, मशरूम तो जानते हो, मैंगो ट्री जानते हो, ओक ट्री जानते हो, कोकोनट ट्री ऑल्सो जानते हो, बनाना प्लांट। फॉर्न जानते हो क्या, व्हाट इज फॉर्न? फॉर्न का भी जानते हो क्या होता है? फॉर्न एक ऐसे प्लांट होता है जिसका फ्लावर नहीं होता, जिसका सीड नहीं होता। फॉर्न एक ऐसे प्लांट होता है जिसका फ्लावर नहीं होता कि सीड नहीं होता है, ऐसे कैटेगरी का प्लांट को हम बोलते हैं फॉर्न। और दैट टू उस प्लांट में बेटा वो देखो, जैसे कि हमारा मैंगो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, सीड से होता है। जब सीड हम लगाते हैं तो फिर हमारा मैंगो का नया प्लांट आता है, ठीक है। अगर मैं रोज प्लांट की बात करूँ, अगर मैं हिबिस्कस प्लांट की बात करूँ तो उनका स्टेम अगर काट के तुम लगा दोगे तो न्यू प्लांट हमारा हो जाता है। तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, जिनका प्लांट का कोई भी हिस्सा लगाने से, प्लांट का अगर स्टेम वगैरह फिर कोई भी हिस्सा लगा देने से अगर नया प्लांट हो जाता है तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कुछ प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब रीग्रो होते हैं, और कुछ हमारा सीड से होते हैं। बट जो फॉर्न एक ऐसे प्लांट है बेटा जो रिप्रोडक्शन करता है स्पोर के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज स्पोर मैम? ओके, फॉर्न जो होता है उसका लीफ जो होता है, इस तरह लीफ होता है फॉर्न का, मैं बता देती हूँ। ये इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह ये मुड़ के होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसका इस तरह लंबे 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 पत्ते होंगे। ये बड़ा अजीब हो गया लीफ, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? FERN, ठीक है। मतलब ओके, हाँ। तो जो एंड वाला जो होगा ना, ये इस तरह मुड़ा होगा। इसको उत्तराखंड में साग की तरह खाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका नहीं, सुनो, इसका तो ये जो नहीं, ये जो होगा इस तरह होता है। बट इस पत्ता का बैक साइड में, इस पत्ता का बैक, ये तो फ्रंट वाला होगा, उसका बैक साइड में इस तरह डॉट 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 होता है, इस तरह डॉट डॉट, इस तरह पत्ते के ऊपर वाला साइड में, पत्ते का बैक वाला साइड में इस तरह डॉट 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 होगा, ठीक है। उसे बोलेंगे स्पोर, उन्हें क्या बोला जाता है, स्पोर, ठीक है। और धीरे धीरे ये स्पोर जो मैच्योर होते हैं ये फट जाता है। तो जब फट जाते हैं तो उसमें से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और उन्हें बोलते हैं हम स्पोर, एक्चुअल स्पोर, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजिया फटता है तो उसे बोलते हैं स्पोर, ठीक है। तो जो छोटे छोटे स्पोर निकलता है बेटा, वो स्पोर हमारा
एक स्पोर निकलेगा, उसमें से एक फॉर्न का प्लांट होगा, दूसरा स्पोर से दूसरा फॉर्न का प्लांट होगा। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन से उनका रिप्रोडक्शन होता है। गॉट इट? क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, स्पोर निकलता है। स्पोर में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे और वो उनका सीड की तरह काम करता है। जब सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल वेदर कंडीशन मिलता है बेटा, वो एक नया प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ट्रीज को हम जानते हैं। ठीक, उसी तरह हम बहुत सारे एनिमल्स को भी जानते हैं, राइट? जैसे कि ह्यूमन बीइंग, काउ, हॉर्स, कैमल, लायन, एलिफेंट, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया एनिमल दिया है, सी एनिमल। डू यू नो व्हाट इज सी एनिमल? सी एनिमल जानते हो? सी के अंदर इस तरीके से फ्लावर जैसे फील हो रहा होगा, मतलब सी के अंदर इस तरह बहुत कलरफुल फ्लावर जैसे एनिमल्स होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं सी एनिमल। ठीक है, जाके घर में सर्च करना। ठीक है, उसकी से सेंटीपीड जानते हो? सेंटीपीड, बिच्छू बिच्छू, हाँ, ठीक है। और जिसके बहुत सारे मल्टीपल पूरा लेग होंगे। ठीक है, तो वो सारे एनिमल्स को हम जानते हैं। स्पाइडर को जानते हैं, ग्रास हॉपर को जानते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को हम जानते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को भी हम जानते हैं। इन फैक्ट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। इन फैक्ट अगर सच कहे तो बहुत सारा वेराइटी का एनिमल्स है, बहुत सारा वेराइटी का प्लांट्स भी हमारा दुनिया में है। अगर ऐसे है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो बहुत सारे वेराइटी का होंगे, है कि नहीं? दे हैव डिफरेंट शेप। सारे एनिमल का, सारे प्लांट्स का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। यहाँ तक हमारा डॉन हो गया। तो बहुत सारे प्लांट्स का मतलब दे हैव डिफरेंट शेप। सारे प्लांट्स का अलग अलग शेप होता है, सारे एनिमल्स का भी अलग अलग शेप और साइज होता है। उनका फूड का हैबिट भी अलग अलग होता है। कुछ खाते हैं वेज, कुछ खाते हैं नॉन वेज, कुछ खाते हैं दोनों। ठीक है, उनका हैबिटेट भी मतलब लिविंग प्लेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इंस्पायर्ड ऑफ ग्रेट वेरिएशन, उनका सबका वेराइटी हो, फर्क नहीं पड़ता। उनका साइज अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता। उनका शेप अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता। उनका फूड हैबिट अलग अलग हो, कुछ भी अलग अलग हो, बट एक चीज़ उनका सिमिलैरिटी है। क्या है? वो सारे बने हुए हैं सेल से। कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, उन सबका एक सिमिलैरिटी है। क्या? वो सब बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। छोटे छोटे यूनिट से वो बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, तो दस इन बायोलॉजी, इसलिए बायोलॉजी में सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके मैम, ये सेंटेंस कुछ दिमाग में घुसा नहीं। व्हाट इज वाई सेल को, देखो मैं बोली कि एनिमल का, कोई एनिमल का बॉडी या फिर कोई प्लांट का बॉडी बना किससे? सेल से। बना किससे? सेल से। ठीक है, अगर सेल से बना है तो फिर हम बायोलॉजी में सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? देखो, स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो एनिमल का स्ट्रक्चर है, जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, वो सेल को लेके बना है। वो जैसे कि हमारा ये दीवार का स्ट्रक्चर है, ये कैसे बना है? ये ब्रिक से बना है, तो ब्रिक को जोड़ जोड़ के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक उसी तरह हमारा सेल को जोड़ जोड़ के एनिमल या फिर प्लांट का बॉडी बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। समझ आ गया अच्छे से? देन व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? देखो, हमारे लाइफ में जो भी काम होता है सारे एट द माइन्यूट लेवल में सेल पर ही होते हैं। सारे फंक्शन कहाँ पर होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम जो रेस्पिरेशन करता है कहाँ पर होता है? सेल पर। हमारा जो एक्सक्रीशन होता है कहाँ पर होता है? सेल पर। एनर्जी बनता है कहाँ पर होता है? सेल पर। एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ, दैट आवर लाइफ डज विद अस, हमारा बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस चल रहा है बेटा, एवरीथिंग हैपेंस विद आवर सेल। समझ रहे? तो सेल में ही सारी चीज़ें होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सारे फंक्शन होता है। गॉट इट? That's why cell is called structural and functional unit of life. समझ आया ना क्या बोलते हो? क्लियर हुआ? I hope this much is clear. Okay, whatever we learned so far, let's revise it. ठीक है, again revise it. And what we did, what we learned so far, हमने देखा कि ह्यूमन आँख हमारा कुछ कैपेसिटी से ज़्यादा छोटा को देख नहीं पाएगा, और तो लोएस्ट कैपेसिटी क्या है? 0.1 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर डायमीटर का साइज से ज़्यादा कम और नहीं देख पाएगा। ठीक है, दैट्स द लीस्ट साइज दैट वी कैन सी विद आवर हेल्दी आई। ठीक है, ओके, उधर हमने देखा। फिर देख कैसे पाएंगे? माइक्रोस्कोप से देखने लगे। ओके, माइक्रोस्कोप कब आया? फर्स्ट कब आया? 1590 को आया। किसने? कौन? हांस और कोई ऐसे अजीब नाम था, राइट? हाँ, हांस एंड जाचरियास जॉनसन। ठीक है, फिर इनके बाद एडवांस किए और कौन? गैलीलियो गैलीली 1609 को।
फिर इसके बाद और एडवांस हुआ रबर्ट हुक के द्वारा 1665। ओके, तब तक बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गया था और माइक्रोस्कोपिक साइज मतलब बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को हम देखने लगे। तो तब से ही हमारा सेल के ऊपर स्टडी होना शुरू हुआ। ओके, जब सेल के ऊपर स्टडी होना शुरू हुआ, फिर सेल को इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है व्हाट कि हमारा लाइफ में हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, उन सबका वेराइटी होता है, राइट? ए लॉट ऑफ वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग प्लेस, एवरीथिंग ऑन एवरी बेसिस दे आर ऑफ डिफरेंट, राइट? उनका वेराइटी होता है, बट इनका वेराइटी होने के बावजूद although they have a lot of varieties but still they have one similarity and that is they all are made up of cells. ठीक है, that's why cell is called structural and the functional unit of life. This is done. I hope it's clear, crystal clear. Will I go ahead? Okay, then turn the next page. ठीक है, in next page we are going to study about discovery of cell. Okay, तो क्योंकि 1665 होते होते माइक्रोस्कोप आ गया था, तो ठीक है माइक्रोस्कोप आया, सेल के बारे में इन्वेंशन फिर हुआ, डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन तो नहीं डिस्कवरी जो डिस्कवरी हुआ सेल का किसने फर्स्ट किया, ठीक है? फर्स्ट कौन देखा, कैसे हुआ, चलो देखते हैं। ठीक है, हुआ क्या? द सेल्स हैव बीन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब से लाइफ शुरू हुआ है अर्थ में तब से सेल है, तब से सेल है, सेल का एग्जिस्टेंस है, बट वी डिड नॉट हैव क्लियर आइडिया अबाउट इट। ठीक है, हमने कभी देखा नहीं था क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं हमारे पास, राइट? अभी भी स्टिल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्टिल ए लॉट ऑफ सीक्रेट्स आर देयर, ए लॉट ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स आर देयर व्हिच आर अनएक्सप्लोर्ड सो फार। ठीक है, अभी भी उतना टेक्नोलॉजी हम उतना टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, ओके, तो सेल तो पहले से था, जब से लाइफ शुरुआत हुआ है हमारा अर्थ में तब से हमारा सेल था, बट फिर भी उसके बारे में स्टडी कभी नहीं किया गया था, बहुत हजारों साल तक स्टडी नहीं किया गया था। ठीक है, क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि उसे देखा ही नहीं जा रहा था। It was only when microscopes having high magnification power were made in the 17th century. जब 17th सेंचुरी में, पर्टिकुलरली 1600 के बाद, 1700 से पहले जो 17th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप आया, बहुत ही अच्छा वाला एडवांस वाला माइक्रोस्कोप आया, तब सेल को देखा गया और इसके बारे में स्टडी किया गया। क्लियर? तो दीज डेज आजकल का जो माइक्रोस्कोप इतना एडवांस हो चुके हैं, तो लगभग ये 1 मिलियंथ मीटर को 1 मिलियंथ मीटर छोटा को भी देख सकते हैं। ओके, व्हाट इज 1 मिलियंथ मीटर? लेट्स डू चेक इट। मतलब चलो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। 1 मिलियंथ मीटर का दैट टू नेगेटिव। ठीक है, 1 मिलियंथ मीटर छोटा को देख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 अगर मैं तुम्हें बोलूँ इस तरह, देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1000, क्या 1000 को मैं ऐसे लिख पाऊंगी 10 टू द पावर 3? क्या लिखा जा सकता है? ओके, मैं अगर बोलूँगी 100, तो 100 को मैं कैसे लिखूंगी? 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इससे 10 टाइम्स में छोटा चलूँ तो 10, तो जिसको लिखूँ 10 टू द पावर 1 या फिर नॉर्मल 10। ठीक है, फिर 0 आऊँगी तो 0 में क्या लिखूँगी? 10 टू द पावर 0, नहीं सॉरी 1 आएगा ना, 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 0 आएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा सपोज इससे भी और 10 टाइम्स छोटा, तो क्या होगा? 1/10। उससे भी 10 टाइम्स छोटा को मैं क्या लिखूँगी? 10 टू द पावर -1 लिखूँगी कि नहीं बताओ? राइट, जब आई होता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं कि नहीं? भूली तो नहीं हो? भूली हो? ठीक है, चलो, अगर इससे और चले तो 1/100 को मैं क्या लिखूँ? 10 टू द पावर -2। फिर चलेंगे और 10 टू द पावर -3, फिर और चलेंगे 10 टू द पावर -4, फिर और चलेंगे 10 टू द पावर -5, और चलेंगे 10 टू द पावर -6 वाला कैपेसिटी भी आ चुका है। इतना छोटा माइक्रोस्कोप भी आ चुका है, मतलब इतना छोटा ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप इतना एडवांस हो चुका है कि इतना छोटा साइज वाला को भी हम देख पा रहे हैं। क्लियर? समझ आया? तो क्लियर है? आजकल जो माइक्रोस्कोप है, इट कैन स्टडी अबाउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 10 टू द पावर -6 साइज वाला ऑब्जेक्ट को भी ये स्टडी कर सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो फिर ओके, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप आया, सेल के बारे में स्टडी हुआ, फिर पहले कौन तो होंगे ना जो ये पहले स्टडी किए होंगे, कोई तो होगा जो पहले सबसे फास्ट बताया होगा। देखो, एक बार हुआ क्या था, जब माइक्रोस्कोप, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को एडवांस कर रहे थे, फिर माइक्रोस्कोप को चेक करने के लिए डिफरेंट चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे। तो देखते देखते एक बार क्या किया उन्होंने कॉर्क मतलब जानते हो, आउटर बार्क होता है ना, बार्क जानते हो? बार्क, हाँ, तो जो बार्क का जो सूखा हिस्सा होता है ना, हाँ, उससे बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो उस कॉर्क का एक स्लाइस लाए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने लगे। ठीक है,
तो देखते देखते उन्होंने देखा कि वो तो बहुत ही उसमें बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट मतलब इस तरह छोटे छोटे रूम दिख रहा है, ठीक है। तो इन 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड इन हिज बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। वो एक बुक पब्लिश किए, उस बुक का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? माइक्रोग्राफिया। इन दैट बुक ही क्लियरली एनालाइज्ड, ही क्लियरली रिटन हाउ डिड ही डिस्कवर सेल, कैसे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, पूरा क्लियरली लिखे हैं, ठीक है। कैसे इलुस्ट्रेट मतलब वो जो सेल का शेप कैसे था, ठीक है, सेल कैसे दिख रहा था, उसको फिर क्लियरली आर्ट भी मतलब ड्राइंग भी किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक में लिखा इलुस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जर्व्ड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व किया उस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके माइक्रोस्कोपिया बुक में लिखे हैं। और तुम पूछोगे मैम व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? आई थिंक दैट डाउट हैड कम इन योर माइंड, राइट। जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ी तब श्रुतिका ऐसे ठीक है, फिर मैं रिएक्शन देख के मैं समझ गई कि यहाँ पर डाउट हो गया इसको, ठीक है। ओके, तो फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारा बता दे रहा है कि तुम्हारा कहाँ डाउट रह रहा है। ओके, अब देखो कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब देखो नॉर्मल जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है, नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप में एक दो लेंस होते हैं, मतलब एक लेंस होगा, और एक लेंस होगा तो मैं बोलूँगी सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर एक से ज़्यादा लेंस यूज होता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ आए? तो वो एक से ज़्यादा लेंस, जितना ज़्यादा लेंस यूज होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे देखे, जो ऑब्जेक्ट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसका साइज कैसे था, उसका शेप कैसे था, जो भी उन्होंने देखा उस सबको इलुस्ट्रेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए माइक्रोग्राफिया बुक में लिखे हैं। गॉट इट? हु हैड रिटन? रॉबर्ट हुक। इन व्हिच ईयर? ये देख रहा है 1665। समझ आ गया अच्छे से? तो उन्होंने देखा, क्या देखा, जो बार्क का जो सूखा हिस्सा, राइट, जो कॉर्क लाए थे, उसको जब देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्होंने देखा इस तरह स्लाइस, मतलब उसमें इस तरह कंपार्टमेंट उन्हें नजर आए, इस तरह छोटे छोटे रूम जैसे उन्हें दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? इस तरह रूम जैसे दिखाई दिया, ठीक है। क्योंकि देखो लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, लैटिन वर्ड में इन छोटे छोटे रूम को कहा जाता है सेल्यूला। क्या कहा जाता है? सेल्यूला, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे रूम को कहा जाता था सेल्यूला, और ये छोटे छोटे रूम जैसे लग रहा था इसलिए बोल दिया सेल, इसलिए इनका नाम क्या दे दिए? सेल। समझ आया? तो क्योंकि ये छोटे छोटे रूम जैसे लग रहा था, दैट्स व्हाई ये उनका नाम रख दिया सेल। और बोले कि उससे वो थ्योरी दिए कि जो हमारा प्लांट है वो कैसे बना है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूडेड दैट, इस ऑब्जर्वेशन से रॉबर्ट हुक अपना कंक्लूजन दिए हैं कि जो कॉर्क है वो बना है किससे? छोटे छोटे टाइन सेल से, छोटे छोटे टाइनी सेल से बना है, ठीक है। द डेड प्लांट सेल ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वेर फाउंड टू बी एम्प्टी। ओके, इसके अंदर बेटा जो सेल था, सेल के अंदर क्या था? कुछ नहीं दिख रहा था, खाली खाली था। व्हाई? बिकॉज इट वाज एम्प्टी, बिकॉज इट वाज डेड, ठीक है। वो डेड था, मरा हुआ था, इसलिए सेल के अंदर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं मिल रहा था, ठीक है। नॉर्मल एम्प्टी खाली खाली रूम जैसे लग रहा था। समझ आया? तो दैट इज हाउ फॉर द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ओके, ठीक है। ओके, जो द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव। जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक यूज किए थे दैट वाज सिंपल। प्रिमिटिव मींस वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, वेरी बेसिक सा माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया था। अराउंड द सेम टाइम एंटोनी वान ल्यूवेनहोक वाज आल्सो वर्किंग ऑन माइक्रोस्कोप। ये ऐसे साइंटिस्ट उन्होंने भी ये क्या किए उस टाइम पीरियड में माइक्रोस्कोप को डेवलप करने में रॉबर्ट हुक भी लगे हुए थे, बट ये भी लगे हुए थे। रॉबर्ट हुक जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे दैट वाज वेरी सिंपल, बट इन्होंने और एडवांस माइक्रोस्कोप निकाले, ठीक है। तो फिर ये और एडवांस माइक्रोस्कोप निकालने के बाद ये जो साइज था रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप, जितना साइज को देख पा रहा था, इनका माइक्रोस्कोप उससे 200 टाइम्स लार्जर करके देख पा रहा था। तो क्या ये बेटर तरीके से सेल्स को स्टडी नहीं किए होंगे, है कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया था, बिकॉज ऑफ दिस ही वाज एबल टू व्यू टाइनी एनिमल्स। इसी वजह से, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप अच्छा था, इस वजह से वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख पाए, जो कि पानी में तैर रहे थे, कोई ब्लड सेल में था, ईस्ट में था, इवन बैक्टीरिया को भी वो देख पाए। तो फॉर दिस रीजन, इसी वजह से उनको कहा गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इतना अच्छे से स्टडी किया था। दैट्स व्हाई he is known as father of microbiology. Got it?
किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवनहुक, ठीक है, एंटोनी वान लीवनहुक, ठीक है। ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ऑनलाइन बच्चे तुम्हें क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। अब देखते जरा कि इन 1838 ए जर्मन साइंटिस्ट स्लेडन, ओके, जर्मन साइंटिस्ट 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट स्लेडन ने सजेस्ट किए, वो भी स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोप के बारे में, सॉरी वो भी माइक्रोस्कोप में डिफरेंट हाँ स्लेडन, ठीक है। तो उन्होंने भी वो भी छोटे छोटे सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। जब स्टडी करते करते उन्हें पता चला कि यार ये सिर्फ कॉर्क हमारा छोटे छोटे चीज़ों से नहीं बना है, बल्कि प्लांट का हर हिस्सा बना है, बल्कि सारे प्लांट्स इस तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हैं। फिर उन्होंने थ्योरी दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। समझ आए? तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर उसके बाद उसके कुछ साल बाद जर्मन का और एक साइंटिस्ट बोले कि और एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था च्वान, ठीक है, च्वान, ठीक है, हाँ। तो वो बोले कि अरे भाई सिर्फ प्लांट्स का नहीं बल्कि सारे एनिमल्स भी छोटे छोटे सेल से बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी छोटे छोटे एनिमल्स का कोई छोटा सा हिस्सा को लेके वो स्टडी किए। फिर पता चला यार एनिमल में भी तो इस तरह कंपार्टमेंट पाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर फाइनली सेल थ्योरी आया। एंड सेल थ्योरी क्या बोलता है कि दैट सिर्फ हमारा एनिमल नहीं बल्कि प्लांट भी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सारे लिविंग है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा सा यूनिट जो होता है, उनका स्ट्रक्चर का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, उनका फंक्शन का जो छोटा लेवल में फंक्शन होता है, वो छोटा यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। समझ आया? तो और सेल बनता कैसे है? और एक पुराना सेल का डिवीजन से बनता है। एक सेल था, वो बीच से खुद को डिवाइड कर लिया, तो फिर हो गए 2 सेल। फिर दूसरा जाएगा, फिर वो खुद को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से नया नया सेल बनते जाते हैं, ठीक है। सेल बनते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, ओके। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है वो खुद को डिवाइड करता है और सेल बनाता जाता है। गॉट इट? एंड दैट्स हाउ हमारा सेल का इन्वेंट हुआ। मतलब इस तरह हमारा सेल का थ्योरी पड़ा, सेल थ्योरी हमारा आया। आई होप क्लियर हो गया ना, क्या बोलते हो? ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े सेल, ठीक है। अब सेल के बारे में देखेंगे। देखो, अगर हमारा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं तो सेल क्या है? व्हाट इज सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेल कैसे दिखता है? सेल के अंदर क्या कुछ है कि अगर अंदर है तो उनका काम क्या है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नो। सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। इनको बेसिक क्यों कहा जाता है? बेसिक मतलब जो चाहिए ही चाहिए, जो होगा ही होगा, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट ये होगा। तो इसलिए अगर लाइफ है तो मतलब सेल होगा ही होगा, ठीक है। सेल से ही हमारा लाइफ बना है। सेल हमारा, हाँ, तो फिर सेल का डेफिनेशन क्या लिखोगे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और वो जो पहले वाला सेल इज द स्ट्रक्चर, वो भी लिखो, ये भी लिखो, चलेगा, हाँ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल। सारे लिविंग थिंग्स हमारा सेल से बने हैं। जस्ट आज अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे हमारा सारे घर ब्रिक्स से बने हैं, दीवार ब्रिक्स से बनना है, ठीक, उसी तरह हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। बट दोनों के बीच में ये डिफरेंस है बेटा, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, ठीक है। यहाँ इसका जो सेल है वो लिविंग सेल है, बट इसका जो ब्रिक है ये नॉन लिविंग है। समझ आए? तो क्लियर है? तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि इनसे हमारा प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं, तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ए बेबी banyan tree एंड बैक्टीरियम लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक banyan tree को देखो कितना बड़ा और एक बैक्टीरिया कितना छोटा, राइट। तो फिर भी दोनों हमारा सेल से ही बने हैं। हमारा नाक, स्किन, मसल, बोन, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, तो हमने हमारा नोज, स्किन, मसल सारे हमारा बने हुए हैं सेल से। और सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से बना है वो है हमारा प्रोटोजोआ। सारे प्रोटोजोआ आ जाएंगे। दैट टू सबसे सिंपल है अमीबा, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है ये सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से बना है। ये सिर्फ एक सेल से बना है, इसका कोई पार्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। हमारा ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल है, बट उसका सिर्फ एक सेल है, ठीक है। और वी कैन नाउ डिफाइन ए सेल एज फॉलो। अब हम सेल का डेफिनेशन जो पीयूष पूछ रहा था, प्रॉपर सेल का डेफिनेशन क्या है, ऐसे लिखेंगे कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ व्हिच हैज अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर। जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है,
एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेल, ठीक है। तो अमीबा बेटा एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से बना है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी में तो मैं ऑलरेडी पढ़ाई हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने कैटेगरी कर सकते हैं? ब्रॉडली 4 कैटेगरी, वायरस को मिलाए तो 5 कैटेगरी, ठीक है। तो क्या क्या था हमारा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आल्गी, फंगी, ठीक है। वायरस तो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ कैटेगरी में आएगा हमारा अमीबा, ठीक है। प्रोटोजोआ किसे कहते हैं बेटा? प्रोटोजोआ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका सिंगल सेल होता है और जो एनिमल की तरह बिहेव करता है, एनिमल की तरह मूव कर पाता हो और जिसका क्लियर न्यूक्लियस हो, ठीक है, उसे बोलेंगे हम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एक सिंपल प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल दिया है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। और कोई प्रोटोजोआ का आप एग्जांपल दे सकते हैं मैम? यस, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम एक ऐसे है, ये एक सिंपल, ये उससे सिंपल है जो अमीबा नहीं है। अमीबा इसको खाता रहता है, अमीबा इसे खाता है, ठीक है। अमीबा क्या करेगा? इसका कोई फिक्स शेप नहीं है अमीबा का, ठीक है। वो जब उसके आसपास खाना दिखेगा तो अपना बड़ी सी शेडोपोडिया निकालेगा, ठीक है। शेडोपोडिया मतलब क्या है? हाँ, शेडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट मतलब क्या है? बता रही हूँ, वेट करो, बता रही हूँ, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सुनो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसका कोई पैर हाथ कुछ नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पर खाना दिखा, सपोज यहाँ पर खाना, जो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम इसके पास घूम रहा है, ठीक है। तो पैरामीशियम को ये खाना चाहता है, ठीक है। तो क्या करेगा? उसका बॉडी से इस तरह अपना एक प्रोजेक्शन निकाल देगा, इस तरह बॉडी को ग्रो करा देगा, बॉडी को इस तरफ ग्रो करा देगा, फिर धीरे धीरे इसको कवर कर लेगा और बीच में रहेगा तो इसे खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका जो निकलता रहता है बॉडी पार्ट, अलग अलग डायरेक्शन से बॉडी पार्ट निकलता रहता है, उसे बोलते हैं शेडोपोडिया। क्यों? अगर फॉल्स फिट बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉल्स फिट या फिर शेडोपोडिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे चले, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला कि ये जो अमीबा है ये एक सिंपल सेल से बना है। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स सेल, मतलब इतना ज़्यादा सेल नहीं है, ठीक है। सेल का डेफिनेशन भी मैं तुम्हें बोल दी हूँ। मोस्ट ऑफ सेल्स आर वेरी वेरी स्मॉल व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सिंगल लाइक खाली आँख से हम देख नहीं सकते, बट कुछ ऐसे सेल है जिनको हम खाली आँख से देख सकते हैं। कौन सा? अंडा ठीक है। दे कैन बी सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सेल्स को। इट इज विद इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी दैट आवर लाइफ एक्टिविटीज ऑकर। सेल के अंदर ही हमारा लाइफ का सारे प्रोसेस होता रहता है। वी विल फर्स्ट गिव द बेसिक पार्ट ऑफ सेल। फर्स्ट हमें अगर देखो लाइफ का सारे प्रोसेस अगर सेल भी होता है तो कैसे होता है जानने से पहले सेल होता क्या है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर क्या है, वो सारे हम जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट्स ऑफ सेल। देखो सेल का जो कुछ ऑलमोस्ट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो हर सेल में पाया ही जाता है, बट कुछ सेल ऐसे होते हैं, मतलब कुछ पार्ट सेल का ऐसे होते हैं जो कि प्लांट का सेल में पाया जाता है बल्कि एनिमल का सेल में पाया नहीं जाते हैं। बट कुछ ऐसे सेल का पार्ट होते हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं, जो कि हर चीज़ में पाया जाता है, हर सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है देखो। ईच सेल हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट इन इट। हर एक सेल में सेल के अंदर भी और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। कुछ पार्ट हर प्रकार का सेल भी होंगे, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, दोनों में होंगे। ठीक है, बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में वो नहीं पाए जाते हैं। कौन सा मैम? दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सारे पढ़ने वाले हैं, जस्ट वेट। ठीक है, मैं बोली कि ये सारे जो पार्ट्स होते हैं सेल का ये सारे पार्ट्स एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, हर सेल में पाए जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जैसे कि सेल वॉल, जैसे कि क्या होता है सेल वॉल, जैसे कि वैक्यूल, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि और क्या है जो पिगमेंट जो पाए जाते हैं, राइट, ये सारे हैं। ओके, जो वैक्यूल्स है बेटा, वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, कुछ एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट वेरी लार्ज। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ प्लांट सेल में पाया जाता है तो लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे तो तो अब हम देख लिया कि कौन सा सेल का पार्ट हर सेल में पाए जाते हैं, कौन सा सेल का पार्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लास्ट जो सेल मेम्ब्रेन होता है, पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन से कौन सा पार्ट हमारा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, याद रख ले। क्या है? सेल वॉल,
क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है। ये सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और कौन सा दोनों में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हमारे दोनों में पाए जाएंगे, क्लियर, ठीक है। सपोज कोई सेल है मेरा, ठीक है। जो सेल होता है बेटा, सपोज ये सर्कुलर हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों इसका नाम है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, मतलब दोनों ये बाउंड्री लाइन है, ठीक। ओके, तो सोचो तुम्हारा घर का बाउंड्री क्यों किया जाता है ड्रॉ? ताकि तुम्हारा घर दूसरा घर से सेपरेट हो सके, ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ तक मेरा घर है, इससे बाहर मेरा घर नहीं है, राइट। तो एक घर से दूसरे घर को सेपरेट करने के लिए जैसे एक दीवार दिया जाता है, एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करने के लिए जैसे एक दीवार दिया जाता है, ठीक उसी तरह एक सेल को दूसरा सेल से डिवाइड करने के लिए इस तरह एक सेल मेम्ब्रेन है, वॉल नहीं है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, समझ आए? तो ये पतला सा, एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन, एक बहुत ही पतला सा स्किन होता है, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विदिन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो बॉर्डर हो गया। इसके अंदर क्या है? जैसे कि घर के अंदर रूम है, ठीक, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोचो कि ये घर का तुम्हारा बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। क्या है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म है। क्या है यहाँ पर? साइटोप्लाज्म है। और क्या है? सेंटर में एक और सेंटर होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को ये बाउंड्री करके पूरा पैक करके एनक्लोज करके रखा है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो साइटोप्लाज्म फ्लो होके चला जाता, न्यूक्लियस एक जगह में नहीं रहता। ओके, तो हो गया। तो बीच में जो साइटोप्लाज्म है और सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को पूरा एनक्लोज करके रखा है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ रहे? तो और जो मैं बोली कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को, मतलब जो चीज़ें हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, मतलब एनीथिंग दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें पाए जाते हैं उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। समझ आ गया अच्छे से? इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये सेल का शेप देता है। बाउंड्री लाइन ही तो घर को शेप देता है, ठीक उसी तरह ये जो बाउंड्री है ये सेल को एक शेप देता है। अगर इसका बाउंड्री ऐसे होता तो सेल का शेप ऐसे होता। समझ आ गया? तो ठीक है, तो फिर बोले कि ये और क्या करता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता, बाहर से कोई दूसरा सेल से अगर कोई सामान आना चाहे, कोई चीज़ सब्सटेंस आना चाहे तो वो इन छेद से आ पाता है। अंदर का जो वेस्ट अगर बाहर जाना चाहे तो फिर जा पाता है। तो दीज आर द पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हैपेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। ओके, द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस सच एज फूड, जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंटर इनटू सेल, whereas the waste products such as carbon dioxide can go out from the cell through the pores of the cell membrane. What does it mean? कि जो ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज सेल को चाहिए, क्योंकि चाहिए होगा, ऑक्सीजन आएगा तभी तो यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, ग्लूकोज यहाँ पर आएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाएगा तभी हमारा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो सेल के अंदर हमारा एनर्जी बनता है। अगर सेल के अंदर एनर्जी बनता है तो ऑक्सीजन को तो इसके अंदर आना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज आएगा, बाकी सारे चीज़ों सब्सटेंस हमारा बॉडी यूज़ करता है, वो सारे इस बॉडी के अंदर, सॉरी सेल के अंदर आएंगे। किसके थ्रू? इन छेद के थ्रू। जब एनर्जी बन जाएगा, बनने के बाद एनर्जी बनता है, उसके साथ साथ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो तो हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट भी इन्हीं छेद के थ्रू निकल जाता है। समझ आया अच्छे से? ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम अनदर सेल एंड ऑल्सो ये मीडियम की तरह काम करता है कि पास से क्या आएगा और पास वाला सेल को क्या जाएगा, ठीक है, समझ आया? तो और ये भी एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, ये सेल का लिविंग पार्ट है, मरा हुआ पार्ट नहीं है, मतलब क्योंकि सेल पूरा जिंदा है तो ऑब्वियसली उसका हर पार्ट तो जिंदा होंगे ही, ठीक है। अब मुझे बताओ जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो लिखोगे द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट डज इट डू? सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? इट गिव्स शेप, it encloses protoplasm, ठीक है, it gives shape,
इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अदर सेल, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, इट एक्ट्स एज अ porous border through which substances go inside or the waste comes outside of the cell. समझ आए तो these are all works or the functions done by cell membrane. क्लियर हो गया कि तो हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो हमने देखा था फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, फिर देखेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम साइटोप्लाज्म, फर्स्ट देखेंगे हम साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म पढ़ाने से पहले तुम्हें यहाँ पर जस्ट बोला है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ऑल लिविंग मैटर इन द सेल, सेल के अंदर जो सारे लिविंग मैटर होते हैं, जो सारे चीज़ें सेल के अंदर पाए जाते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज अ लिक्विड सब्सटेंस, ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें हैं आएंगे बताओ, साइटोप्लाज्म आएगा और न्यूक्लियस आएगा। अगर साइटोप्लाज्म आ गया तो साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे चीज़ें फ्लोट होते रहते हैं, वो सारे भी आएंगे कि नहीं प्रोटोप्लाज्म में। तो सारे चीज़ें, ऑलमोस्ट सारे चीज़ें जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सारे हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। समझ आए तो ओके। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ओनली 4 एलिमेंट। मतलब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें जानना है क्या है। सपोज ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें पाया जाता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, एक लिक्विड है और इसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ओके। और जो लिक्विड बनता कैसे है, देखो लिक्विड बहुत सारा चीज़ों से बना है, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारा अलग अलग कंपाउंड्स, हमारा ग्लूकोज पाया जाएगा, सॉल्ट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, अलग अलग कंपाउंड सारे पाए जाएंगे, अलग अलग कंपाउंड सारे पाए जाएंगे ओके। एक मिनट, मैं तब से बोल रही हूँ अलग अलग कंपाउंड पाए जाते हैं ओके। और वो सारे कंपाउंड जो भी सारे पाए जाते हैं, कंपाउंड जो भी सारे सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेजरली 4 एलिमेंट। वो सारे बने हैं सिर्फ और सिर्फ मेजरली 4 एलिमेंट से बने हैं, ठीक है ओके। इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम, एलिमेंट कंपाउंड, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट ओके। तुम्हें मैं केमिस्ट्री में जब पढ़ा रही थी, शायद मैं 7th क्लास में कभी तो बोली होंगी, क्योंकि मैं दी थी जब तुम्हें पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल, तभी मैं तुम्हें बोली थी, क्या बोली थी, कि जो हमारा दुनिया में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, बोली थी कि नहीं, 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। और जब उन सारे एलिमेंट को अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से वो सारे एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं केमिकली, वो बनता है हमारा कंपाउंड, बोली थी तुम्हें, समझ आए तो एलिमेंट जब अलग अलग तरीके से कंबाइन, जैसे कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और सारे लेटर को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड बनता है, तो मिलियन वर्ड्स बनता है राइट। ठीक उसी तरह 118 एलिमेंट को अलग अलग तरीके से कंबाइन करा के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। क्लियर हुआ कि, तो इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, बट सारे इसके सारे कंपाउंड, जो भी सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, वो सिर्फ 4 एलिमेंट से बने हैं, 4 मेजर एलिमेंट से। मतलब सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 4 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर 4 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या क्या है मैम, एक है ऑक्सीजन, एक है दूसरा है, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, तीसरा है हमारा नाइट्रोजन, चौथा था हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और हमारा हो जाता है हाइड्रोजन। और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट से हमारा सेल के, अगर देखो ये 4 एलिमेंट अगर मेजरली हमारा सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो क्या मैं ये से कह सकती हूँ कि हमारा जो पूरा बॉडी है वहाँ पर भी 4 मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं? क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि सेल इससे बना है, हर सेल को लेके बॉडी बना है राइट। तो बॉडी हमारा बॉडी में भी इस तरह 4 ही मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं। तुम बोलोगे मैम क्या, मैं तो तब से बोल रही हूँ कि 4 मेजर एलिमेंट, फिर माइनर एलिमेंट तो कुछ होंगे, है कि नहीं? 4 मेजर एलिमेंट अगर है तो माइनर एलिमेंट क्या है? अदर मिनरल्स, जैसे कि आयरन, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि पोटासियम, ये सारे पाए जाएंगे, बट दे आर माइन्यूट, बहुत ही लेस। समझ रहे? तो इसलिए उन्हें वो माइनर में जाएंगे, दे आर नॉट मेजर। गॉट इट? आगे चले तो यहाँ पर जो बोला गया कि हमारा सेल का मेजर हिस्से में 4 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बाकी माइनर में भी पाए जाते हैं, बाकी सारे, लाइक फॉर एग्जाम्पल
डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, हमारा कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारे पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या है, सम ऑफ द ओके, मैं तुम्हें बोली कि 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, 4 मेजरली एलिमेंट पाए जाते हैं, बट वो एलिमेंट तो डिफरेंट अलग अलग तरीके से कंपाउंड, अलग अलग तरीके से कंबाइन हुए होंगे एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? हाँ, अरे बाबा मैं तब से बोल रही हूँ, अब तुम्हें मुड़ी का भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, और क्या दूँ? मैं बोले कि सेल मतलब एक से जो छोटा सा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर मेजर, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, बट वो जो बनते हैं, वो जो मेजरली जो बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, उन जो चीज़ें पाए जाते हैं उनका मेजोरिटी पार्ट हमारा 4 एलिमेंट होते हैं। जैसे तुम्हें मैं झाल मुड़ी में तुम्हें बोली कि झाल मुड़ी में मेजोरिटी होता है मुड़ी, बाकी आते हैं बाकी सारी चीज़ें, ठीक उसी तरह सेल का मेजोरिटी हिस्सा 4 प्रकार के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, मेजरली पाया जाता है 4 एलिमेंट, क्या क्या? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, क्योंकि ये एलिमेंट है तो ये अकेला तो नहीं रहेंगे, वो मिलके रहेंगे किसी के साथ कंबाइन होके, तो जब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मिल गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मिल गया नाइट्रोजन के साथ, अलग अलग ऑक्सीजन का 2 आटम मिल गए, तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होता है इससे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, इससे क्या बनता है? अलग अलग कंपाउंड बनता है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर तरह तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, बट दिमाग में ये रखो कि वो सारे कंपाउंड मेजरली 4 एलिमेंट से बने हैं। समझ आया? तो ओके, तो फिर क्या क्या कंपाउंड पाए जाते हैं मैम? जैसे कि वाटर तो पाया ही जाएगा ऑब्वियसली, और जो प्रोटोप्लाज्म है वाटर पाया जाएगा मेजरली, और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, खाते रहते हैं ऑब्वियसली, वहाँ से तो एनर्जी आएगा ना, और प्रोटीन, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये सारा पाया जाएगा कि नहीं प्रोटोप्लाज्म में, बताओ। और न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा और मिनरल पाया जाएगा। तुम यहाँ पर मिनरल तो समझ रहे होंगे, बट न्यूक्लिक एसिड क्या है दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे लिक्विड है जहाँ पर हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर एग्जांपल किसी का मुंह गोरा क्यों है, किसी का मुंह काला क्यों है, किसी का नाक इस तरह चपटा क्यों है, किसी का इधर खड़ा हुआ नाक क्यों है, किसी का कान कैसे होगा, आँख का कलर क्या होगा, तुम्हारा हाइट कितना होगा, वेट तो नहीं, हाइट कितना होगा, बोर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एवरीथिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं एसिड के पास है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दे स्टोर एंड पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो 2 प्रकार के, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें जैसे कि हमारा इनको अगर निकाल के देखूँ मैं तो मुझे कोड मिलेगा, कोड। यू नो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग जैसे कहते ना, हाँ, तो यहाँ पर भी तुम्हें कोड मिलेगा। अलग अलग कंपाउंड तुम्हारा अलग अलग बेसिक 4 होते हैं, ठीक है, तो उनका अलग अलग तरीके से सजावट मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग सजावट होकर वो कोड बनाते हैं, और वही कोड तुम्हारा बताता है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर नाक कैसे होगा। फॉर एग्जांपल वो जो 4 है अलग तरीके से अरेंज हुए हैं, तो तुम्हारा नाक अलग तरीके से होगा। तुम्हारा लाइक वो जो 4 कंपाउंड है, 4 सब्सटेंसेस है, 4 बेस उन्हें बोलते हैं, अगर वो अलग तरीके से अरेंज हुए हैं तो तुम्हारा नाक कुछ और तरीके से होगा, ठीक है। तो कोड पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और जाएंगे भाई, बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। अब देखो कहाँ जा रहे, कितना डीप जा रहे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रोटोप्लाज्म पूरा क्लियर हो गया। तो मैं पूछूं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, all living thing, जो भी all living substances found inside the cell is called protoplasm. Majorly cytoplasm plus nucleus is equal to protoplasm. प्रोटोप्लाज्म का जो मेन हिस्सा होता है 4 एलिमेंट से बनता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके से मिलके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड और मिनरल सॉल्ट सारे पाए जाते हैं। गॉट इट? ओके। तो फिर अगर हम मतलब यहाँ पे जो मतलब हमारे यहाँ मतलब बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट को खाओगे, अगर मतलब उससे बोलते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है। ह्यूमन बीइंग पहले जमाने में खाते थे, ठीक है, हाँ, अभी भी खाते हैं कुछ ट्राइब, ठीक है। कोई मर गया तो उसे बोलते हैं कैनिबलिज्म। मैं नहीं बोलूँगी, बहुत डार्क है भाई।
ओके, तो हो गया ये, आराम से डन हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है समझ आ गया। तो प्रोटोप्लाज्म का मेन हिस्सा होता है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दोनों को मिला के हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो फर्स्ट आता है साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है दैट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट जेली की तरह, जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊँ, तो सपोज ये मेरा सेल है, इफ दिस इज माई सेल, ठीक है। ये सेल है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेल और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें सिर्फ जेली लाइक लिक्विड दिखाई देगा और वो होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। गॉट इट, ठीक है। ये करता है क्या है, इसका काम क्या है, सुनो। तो देखेंगे कि साइटोप्लाज्म इज अ काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल। केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल मतलब क्या है मैम, हियर न्यू सब्सटेंसेस आर बिल्ड फ्रॉम मटेरियल टेकन इनटू द सेल। मतलब देखो, जैसे कि फैक्ट्री में अलग अलग केमिकल को कंबाइन करके न्यू चीज़ें प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक उसी तरह साइटोप्लाज्म में जो हमने बॉडी जो भी इंटेक किया है, जो भी खाया है, जो भी रिसीव किया है, वो सारे सब्सटेंस को इकट्ठा करके या फिर डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके न्यू केमिकल यहाँ पर बनता है। समझ रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ बताती हूँ कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। जैसे कि फैट बनता है, प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पर बनता है, ठीक है। सारे साइटोप्लाज्म में बनेगा। और पर्टिकुलरली क्या साइटोप्लाज्म एक ही सब्सटेंस है, नहीं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या पार्ट होते हैं, इसमें होते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसमें होते हैं हाँ गोल्गी बॉडी होते हैं, इसमें होते हैं और ये होता है ओके। तो ये गोल्गी बॉडी, फिर राइबोसोम्स, ठीक है। ये सारे होते हैं अलग अलग, ठीक है। गोल्गी बॉडी, राइबोसोम का काम क्या है, ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, ओके। तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो सारे प्रोटीन बनना है बॉडी में, सपोज जो भी एनर्जी बनता है, जो भी सारा हमारा बॉडी में बनता है, एवरीथिंग यहाँ पर बनता है, सारे केमिकल यहाँ पर बनता है। तो समझ आए। तो इट्स अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर सेल। अगर मैं तुम्हें बोलूँ केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर सेल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो भी हमारा सेल के अंदर होता है, वो सारे हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल हैज मेनी टाइनी स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म के अंदर बोले जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जो छोटे छोटे पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल। एग्जाम्पल जैसे कि क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये सारे हमारा पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनको मैं बोलूँगी इनको बोलूँगी ऑर्गेनेल्स। क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनेल्स। क्लियर है। तो साइटोप्लाज्म का जो मेन हिस्सा क्या होता है, या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म तो पूरा घेर के रखा है, उसमें सबसे मेन ऑर्गेनेल क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे कि हमारा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है हमारा सीपीयू, जैसे कि हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ठीक उसी तरह सेल का ब्रेन की तरह हमारा काम करता है। सेल का ब्रेन है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है, ये ऑर्डर देगा, जस्ट चीज़ों को डायरेक्शन देगा कि ये करो वो करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा राइबोसोम है, उसका काम है प्रोटीन बनाना, बट सपोज प्रोटीन नहीं बनाया तो न्यूक्लियस आके बोलेगा है अभी तक बनाया नहीं, बनाता कि नहीं मारूँ मैं तुम्हें, ठीक है। समझ आया। तो ओके, फॉर एग्जाम्पल गोल्गी बॉडी का काम क्या है, वो डिलीवरी बॉय है। गोल्गी बॉडी का काम क्या है, डिलीवरी बॉय है, ठीक है। वो क्या करेगा, सपोज कोई सामान बना है, ठीक है, उसे अच्छे से पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके पहुंचाएगा। ये किसका काम है, गोल्गी बॉडी का, ठीक है। तो अगर सपोज ये अपना काम नहीं किया तो आएगा न्यूक्लियस आएगा, बोलेगा ओबे नहीं किया अभी तक, पैकेजिंग कितना बुरी तरीके से पैकेज किया है, अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तेरा सैलरी कट नहीं है। तो ये डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है गोल्गी बॉडी। समझ आया। आगे चलो, ठीक है। तो मैं चलो कि इन एडिशन टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स कंटेन्स अदर ऑर्गेनेल। जैसे कि मैं बोली साइटोप्लाज्म का मेन हिस्सा होता है, मेन ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में बाकी सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। क्या क्या जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर एनर्जी बनता है, गोल्गी बॉडी जहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, राइबोसोम जो कि हमारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में तो ये सारे पाए जाते हैं, प्लांट सेल में और एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल पाया जाता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, सिंपल, ये पिगमेंट रखता है। ये क्या करता है, डिफरेंट पिगमेंट, ओके, डिफरेंट पिगमेंट। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा स्पीड हो गया भाई।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टमाटो रेड दिखता है तो क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। अगर कोई पत्ता हमारा ग्रीन दिखता है तो क्यों दिखता है? क्योंकि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। समझ आए तो? साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाया जाता है तो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ऑलरेडी मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, कितनी बार बोलूँ, ठीक है? क्लियर तो? ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम रिवाइज करेंगे तो क्या, अभी तक हमने सेल का स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर लेयर क्या था? सेल मेम्ब्रेन। क्या था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? शेप देता है, एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है और प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करके एक जगह में रखता है। क्लियर? इतना बेसिक काम है सेल मेम्ब्रेन का। और ये इसमें छेद होते हैं, अगर बाहर से कोई सब्सटेंस आना चाहे तो आ पाता है, अंदर का सब्सटेंस को बाहर भेजता है। क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, फिर हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसे तो क्या पाया जाता है? लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का मेन ऑर्गेनेल होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल। और जो मेन ऑर्गेनेल है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के जो बनता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ तो जो न्यूक्लियस का काम है, जो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस का क्या काम है? डायरेक्शन देना। सिंपल, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पूरा बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ साथ बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और गोल्गी बॉडी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। दैट्स ऑल। ओके, अब अगर हो गया साइटोप्लाज्म के बाद खत्म तो आगे बढ़ेंगे हमारा। ओके, और एक मेन बात मैं भूली हुई हूँ बोलने के लिए कि ये केमिकल फैक्ट्री है। ऑल द रिएक्शन, एनीथिंग दैट हैपेंस इनसाइड सेल दैट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। डन? ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सारे केमिकल्स बनता है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम है मैम? न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल द सेल। सारे सेल में, ऑलमोस्ट सारे सेल में क्या होता है? सारे सेल में ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, बीच में ये और एक स्फेरिकल और एक स्फेरिकल शेप का और एक होता है, सर्कुलर शेप का एक ऑर्गेनेल होता है, उसे मैं बोलती हूँ न्यूक्लियस। इसे मैं क्या बोलूँगी? न्यूक्लियस। ठीक है, चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ होगा साइटोप्लाज्म, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। समझ आ गया अच्छे से? दिस इज न्यूक्लियस। ओके मैम, न्यूक्लियस का काम क्या है? इसके अंदर है क्या? एग्जैक्टली क्या है? क्या ये हर सेल में पाया जाता है? यस, ये हर सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ओके, एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाएगा, बट प्लांट सेल में किसी पेरीफेरी में, पेरीफेरी मतलब साइड में पाया जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में पाया जाएगा और प्लांट सेल में इस तरह पेरीफेरी मतलब बिल्कुल इस तरह किसी साइड में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में होते हैं वैक्यूल्स, बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स, जो कि इससे पुश करते करते उसे साइड को ले जाते हैं। इसका प्रेशर, इस वैक्यूल्स में जो सारे स्टोर होता है लिक्विड, उसका प्रेशर की वजह से ये साइड में चला जाता है। स्टोर होता है, ये स्टोर रूम, सिंपल आते बताने के लिए, हाँ स्टोरेज होता है। ठीक है, चलो तो क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई बच्चे? ओके, तो मैं बोली कि अभी न्यूक्लियस एनिमल सेल का बीच में होता है, प्लांट सेल का पेरीफेरी मतलब साइड में एड्स की तरफ होता है। क्लियर? ठीक है, तो बोला गया कि इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का बहुत सारा छोटे छोटे हिस्सा है, तो जो बहुत सारे जो छोटे छोटे हिस्सा है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनेल। तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है तो न्यूक्लियस, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है तो न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैन बी स्टेन्ड विथ डाई एंड सीन इजीली विथ हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर तुम किसी लाइक कलर में से डुबाओगे तो ये कलरफुल हो जाएगा और तुम इसे देख पाओगे माइक्रोस्कोप में, बोला है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑलरेडी मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो बॉर्डर है जो कि इस न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, अंदर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री वॉल है, इसे मैं बोलूँगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलूँगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बताओ? आराम से हो रहा है, सब समझ आ रहा है? ठीक है, तो मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, अब आगे इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सबसे मास्टर है, घर का मास्टर। जैसे कि तुम्हारा जो होता है ना, पेरेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, ठीक उसी तरह पूरा सेल का मेन अगर कोई है तो वो है न्यूक्लियस। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देखो, पता है तुम्हारा पापा या फिर तुम्हारा मम्मी की क्वालिटीज तुम्हारे तक कैसे आया है? कैसे आया है?
क्योंकि तुम्हारे मम्मी ने एक दिए सेल, पापा ने एक सेल दिए, दोनों सेल जब मिले तब तुम बने हो, राइट। तब फिर ये सेल डिवीजन से और फिर ग्रो हुए फिर तुम बने हो, ठीक है। अगर पापा से एक सेल आया है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं? मम्मी से अगर एक सेल आई है तो मम्मी के सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा कि नहीं? ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन है। इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा, सब है। जैसे कि मैम क्या, देखो मैं बताती हूँ पहले। ओके, जो न्यूक्लियस को अगर तुम तोड़ोगे, तुम्हें इस तरह धागा जैसे, इस तरह थ्रेड जैसे तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इन्हें हम? क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक है। इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, तुमने बोला कि मैम इस थ्रेड को मैं निकाल इसको और जूम करके मैं देखूंगा, ठीक है। जब तुम एक थ्रेड को और जूम करके देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। ओके मैम, इसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक एसिड होता है। ये क्या होता है? एक एसिड होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है मैम। ओके, तो इसको अगर जूम करें तो इस डीएनए को लिए और जूम करें, ठीक है। और सुनो, तो ये डीएनए को तुम और जूम करके देखोगे। क्या देखोगे? और जूम करके जब देखोगे इसमें तुम्हें कुछ 4 बेसिक सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। क्या है? इस तरह तुम्हें दिखाएगा, बीच में इस तरह तुम्हारा 4 बेसिक सब्सटेंसेस में होंगे, ठीक है। तो डीएनए का बेटा एक पार्ट को हम कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए का एक पार्ट को जो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है उसे हम बोलते हैं जीन। समझ रहे? तो ओके, जीन के अंदर क्या होता है मैम? जीन के अंदर 4 बेसिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और उनका नाम है 4 बेसिक सब्सटेंस होते हैं। तो बेटा ये जो जीन के अंदर 4 बेस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। क्या क्या है? एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ठीक है। तो जो 4 बेस सब्सटेंस होते हैं वो इस तरह अलग अलग तरीके से अरेंज होकर रहता है। जैसे कि देखो, अगर इस तरह 4 है, मैं इसे बोलूँगी ए, देखो एडेनाइन को बोलूँगी ए, फिर थाइमाइन को टी, गुआनाइन को जी और साइटोसाइन को सी। तो हाँ, तो ये सुनो, तो ये जो तुम्हारा सुनो, जो ए टी जी सी, ये सपोज मानो कि तुम्हारा ये अल्फाबेट का लेटर है, तो इनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाया जा सकता है कि नहीं? ठीक उसी तरह ये भी अलग अलग तरीके से अरेंज हो के तुम्हारा कोडिंग बनाते हैं कि तुम्हारा नाक कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये किसमें और तरीके से अरेंज हो गया तो किसका नाक कुछ अलग होगा, फिर किसमें और अलग तरीके से अरेंज हुआ, नाक कुछ अलग होगा। समझ रहे? तो दैट्स हाउ चीज़ें काम करता है। ओके, अब जो माइक्रो पूरा मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जीन का लेवल में जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को छेड़खानी करते हैं। मतलब यहाँ पर कोई तोड़ के यहाँ पर कोई ले आएंगे और किधर इसके अंदर कुछ घुसा देंगे, ठीक। इतना माइक्रो लेवल पर काम होता है जो चाइना अभी कर रहा है, तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक। उसी तरह यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा कुछ मैं पढ़ लेती हूँ। क्या दिया है कि क्रोमोसोम्स कंटेन जीन। क्रोमोसोम में क्या है? जीन है, ठीक है। जीन क्या है? वो जैसे यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस का इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम का काम क्या है? अब पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेके अपने बच्चे तक पहुंचाता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स अ टाइनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें इस तरह धागा जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अंदर और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, जो कि बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस इज बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल, ये जो न्यूक्लियस और ये जो तुम्हारा है, जो सारे सब्सटेंस क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, ओके, तो इन सबको बाउंड करके रखने वाला मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में छेद है, यहाँ पर भी छेद है, आगे एक्सचेंज करने के लिए चीज़ें, ठीक है। समझ आ गया? तो ओके, तो फिर हमारा रेड ब्लड सेल एक ऐसे सेल है बॉडी में बेटा जहाँ पर हमारा
न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये एक फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है।